A very good morning to 8th class. I am your science teacher Ms. Divya Mehta. Today we are starting a new chapter, chapter number 11, force and pressure. तो फर्स्टली वी विल अंडरस्टैंड फोर्स होता क्या है, देन वी विल अंडरस्टैंड प्रेशर के बारे में. ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो फोर्स क्या होता है. आप कई बार अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो कि मैम मैंने इस चीज पे इतना फोर्स लगाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया. तो फोर्स क्या है, हम बहुत बार फोर्स का, ताकत का बातचीत करते हैं, बट एग्जैक्ट मीनिंग क्या है फोर्स का. तो अगर मैं नॉर्मल फोर्स की अगर बात करूं तो इट इज अ पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड टू चेंज द स्टेट और शेप ऑफ अ बॉडी. इसका मतलब किसी भी चीज पे पुश करना या पुल करना दोनों ही हमारा प्रेशर फोर्स कहलाता है. जैसे कि अगर मेरे पास ये एक शॉर्पनर है, मैंने इस शॉर्पनर को फोर्स लगा के यानी कि पुश करके आगे की तरफ बढ़ाया, तो ये भी मैंने एक फोर्स लगाई. प्लस अब मैंने इस पे फोर्स लगा के यानी कि पुल करके अपने पास में लेकर आई, तो ये भी एक तरह का फोर्स है. यानी कि किसी भी चीज को पुल करना या पुश करना हमारा फोर्स कहलाता है. और फोर्स करने से होता क्या है, देखो फोर्स जब हम करते हैं तो उस चीज की स्टेट, यानी कि ये अभी जो चीज पड़ी थी, शॉर्पनर था, ये शॉर्पनर अभी रेस्ट पे था, यानी कि इसमें कोई मोशन नहीं थी. लेकिन जब मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया तो इसकी जो स्टेट थी ये अभी रेस्ट पे थी, ये मोशन में आ गई, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया. और कई चीजें ऐसी होती है जिसपे हम फोर्स लगाते हैं तो उनकी शेप भी चेंज हो जाती है. जैसे कि आप अगर बात करो इरेजर की, इरेजर पे आप बहुत ज्यादा फोर्स लगाओ, इरेजर की शेप चेंज हो जाती है. तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारी क्या होती है, जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी शेप भी चेंज हो जाती है. ठीक है, और अगर आप फोर्स का एक और एग्जांपल देखो तो हम क्या करते हैं, हम हथौड़ी लेकर एक नेल को दीवार में ठोकते हैं कि वो लग जाए. हम क्या कर रहे हैं, उस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ताकि वो नेल हमारा अंदर वॉल में चला जाए. तो अभी हमने क्या किया, पुश किया, तो ये भी एक तरह का फोर्स है. प्लस अगर मेरा नेल लग गया, समटाइम्स उस नेल को निकालना भी पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, उसको निकालते हैं. तो हम क्या करते हैं, अपनी तरफ ला रहे हैं यानी कि पुल कर रहे हैं, तब भी हम उस पर एक फोर्स लगा रहे हैं. सिमिलरली जब आप डोर ओपन करते हो, आपने देखा भी होगा जब आप कहीं जाओ मॉल में या किसी शोरूम वगैरह में, वहां पे पुश और पुल लिखा होता है. तो पुश का क्या मतलब है, पुश का मतलब आप उसको धक्का दे रहे हो, पुल का मतलब है उसको अपनी तरफ ला रहे हो. लेकिन दोनों केसेस पे आप क्या कर रहे हो, उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो. जैसे आपके घर में अगर एक डोर है, उस डोर को आप ओपन कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, अपनी तरफ ला रहे हो, यानी कि उसको पुल कर रहे हो, उस पर फोर्स लगा रहे हो. प्लस अगर आप उसको क्लोज कर रहे हो, आपने क्लोज किया, तो क्या हो रहा है, वहां पे आप उस पे उसको पुश कर रहे हो, यानी कि आप उस पर फिर से एक फोर्स लगा रहे हो. अब अगर हम इफेक्ट्स की बात करें, फोर्स क्लियर हो गया. अब हम अगर इफेक्ट्स की बात करें कि फोर्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, तो देखो causes motion in a straight object, यानी कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी पड़ा हुआ था, उसमें कोई भी मोशन नहीं था, उसमें जो है फोर्स के बाद कोई ना कोई प्रेशर आ जाता है, यानी कि वो प्रेशर नहीं, सॉरी, उसमें कोई ना कोई मोशन आ जाता है, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है. स्टॉप और स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट, जैसे कि अगर आप बात करो, आपकी कार चल रही है, आगे से जो है मैंने कुछ चीज इस पे खड़ी कर दी, या फिर इस पे मैं आगे से, आप इसको ऐसे स्ट्रेट कर देते हो, मैं यहाँ से फोर्स लगा दिया, तो क्या होता है, ये इस ऑब्जेक्ट की स्पीड को स्लो भी कर सकता है या फिर इसको स्टॉप भी कर सकता है. मेक देम फास्टर भी कर सकता है. अगर यहाँ से ये चीज नीचे की तरफ जा रही है और मैंने इस पे और फोर्स लगा दिया, तो क्या होगा, ये चीज बहुत जल्दी आगे चली जाएगी. चेंज डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे कि चीज यहाँ से जा रही है और मैंने इसको इस साइड पे डायरेक्शन पे फोर्स दे दिया, तो स्ट्रेट जाने की जगह इसकी डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं. कैन चेंज शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, की हम इस चीज पे, किसी भी चीज पे फोर्स लगा के, अगर मैं इस शॉर्पनर की बात करूं, मैंने क्या किया, इस शॉर्पनर पे बहुत ज्यादा फोर्स लगाई, फोर्स लगा के क्या हुआ, इसकी टूट गया, इसकी शेप बिल्कुल की बिल्कुल चेंज हो गई. ठीक है, सो हमें अभी फोर्स समझ आ गया, फोर्स के इफेक्ट्स की कहाँ कहाँ हम इसको चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं. नाउ हम लोग समझते हैं कि फोर्स कितने टाइप की होती है. अगर बेसिकली हम समझे तो फोर्स आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज कॉन्टेक्ट फोर्स, अनदर इज नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स. कॉन्टेक्ट आपको मतलब नेम से ही समझ आ रहा है, जहां पे दो चीजों का कॉन्टेक्ट हो.
जहां पे दो चीजों के कांटेक्ट के बीच में फोर्स आए उसको हम कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं, जैसे कि आपकी बायोलॉजिकल, मैकेनिकल, फ्रिक्शन फोर्स। इन फोर्सेस को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, अभी हम सिर्फ नेम याद करते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट, जैसे कि कांटेक्ट में हमें पता चल रहा था दो चीजों का जो है कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ पे चीजों के बीच में बिना कांटेक्ट के भी फोर्स लगती है। अब आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि बिना कांटेक्ट के भी फोर्स कैसे लग जाती है, तो इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक। आप थोड़ा सा माइंड में आ रहा होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, कोई भी हमारे ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स नहीं, हमारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं होता, लेकिन ग्रेविटी जो है अपनी तरफ हर चीज को खींचती है। तो ये हो गई आपकी नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। अब हम इन फोर्सेस को डिटेल में समझते हैं बेटा। कांटेक्ट फोर्स हमें पता चल गया जहां पे दो चीजों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन होता है, कांटेक्ट होता है। तो पहली है आपकी बायोलॉजिकल फोर्स, जिसको हम मस्कुलर फोर्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो फोर्स होती है मसल्स के थ्रू बनती है। जैसे कि आप किसी चीज को अपनी तरफ खींच रहे हो या किसी चीज पे आप फोर्स लगा रहे हो, तो क्या होता है, आपकी मसल्स, आप अपनी मसल्स पे एक इफेक्ट जो है महसूस करते हो, फील करते हो कि आपकी मसल्स में कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। अगर आप फ्री बैठे हो तो अपनी मसल्स को बिल्कुल स्ट्रेट कर लो, अपने हैंड को ऐसे खींचो, तब भी आपको लगेगा कि हाँ, आपकी जो हैंड है इसकी मसल्स पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। तो इस फोर्स को हम बायोलॉजिकल फोर्स बोलते हैं या फिर मस्कुलर फोर्स भी बोलते हैं। सेकंड आता है मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स यानी कि किसी भी मशीन के द्वारा लगा हुआ फोर्स। आपके आसपास बहुत सारी मशीनें हैं, हर मशीन जो है चीजों पे फोर्स अप्लाई करती है, जिसकी वजह से जो है हमारे चीजों पे फोर्स लगता है। अगर आप नॉर्मल वॉशिंग मशीन की बात ले लो, वॉशिंग मशीन में क्या होता है, आपके कपड़े वॉश होते हैं, क्लोथ्स वॉश होते हैं, उसमें भी क्या होता है, वो उसको बार बार घुमाती है। तो क्या कर रही है, वो भी उस पर एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है, जिससे कि वो जो है मूव हो रहा है और हमारे क्लोथ्स वॉश हो रहे हैं। थर्ड इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फिर फ्रिक्शनल फोर्स भी हम जिसको कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, दो चीजों के सरफेस के बीच में हमारा जो फोर्स जनरेट होता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, आप अपने दोनों हैंड्स लो और उसको रब करो, ठीक है, आपने रब किया दोनों हैंड्स को, तो थोड़ी देर में आप देखोगे आपके हैंड्स जो है गर्म होने लग जाते हैं। हम सर्दियों में ये चीज बहुत करते हैं, अपने हैंड्स को रब करते हैं ताकि हमारे हैंड्स गर्म हो जाए। अब वहां पे क्या होता है बेटा, वहां पे आपके हैंड्स के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होती है, यानी कि आपके हैंड्स के बीच में फ्रिक्शन आ जाती है, जिसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। इसको समझने के लिए आप समझ सकते हो, जैसे कि आपकी जो रोड्स होती है, आपकी जो रोड्स होती है वो एकदम स्मूथ क्यों नहीं होती, एकदम प्लेन जो है मार्बल वगैरह की क्यों नहीं होती, वो इसलिए मार्बल की नहीं होती बिकॉज जो भी व्हीकल उस पर चलेगा या फिर हम भी उस पर वॉक करेंगे, तो हमारे जो पैरों के बीच में, हमारे जो हमारी रोड्स है उसके बीच में फ्रिक्शन जो है ज्यादा बन सके और हमारी जो पकड़ है, जो ग्रिप है, वो हम इजिली जो है वॉक कर पाए। सिमिलरली आपने देखा होगा जो आपके व्हीकल्स के टायर होते हैं, उनका भी जो सरफेस होता है उस पर कुछ ना कुछ ऐसे निशान से होते हैं। क्यों होते हैं बेटा, ताकि फ्रिक्शन जो है ज्यादा से ज्यादा बन सके और जो हमारे व्हीकल्स है वो आराम से चल पाए। अगर हमारे व्हीकल्स के टायर्स पे और हमारी रोड्स पे ये जो स्मूथनेस, जो अभी रफ सरफेस है, नहीं होगा, स्मूथ होंगे दोनों, तो क्या होगा, जैसे आपने यहाँ ब्रेक मारी तो आपकी कार आगे जाके रुकेगी, लेकिन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन जो है, अगर आपने यहाँ पे ब्रेक मारी तो आपकी कार या स्कूटर या बाइक यहीं पे स्टॉप हो जाएगा बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, नाउ हम लोग समझते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। बेटा नॉन कांटेक्ट फोर्सेस क्या होती हैं आपकी, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस क्या होती है बेटा आपकी, जिसमें हमारी दोनों बॉडीज के बीच में कोई भी फिजिकल जो है कनेक्शन नहीं होता। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, जो हमारी अर्थ होती है उसके जो फोर्स होती है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जिसको ग्रेविटी के रूप में हमने पढ़ा हुआ है। ये क्या करती है, हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे कि अगर आप भी हो, आप जो है जंप करो तो आप हवा में क्यों नहीं रह जाते, आप नीचे क्यों आते हो, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो ये भी एक तरह की फोर्स हुई। तो
तो ये कौन सी फोर्स हुई, ये आपकी नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स हुई। सेकेंड फोर्स आती है मैग्नेटिक फोर्स। आपने देखा है अगर आपको मैग्नेट का कुछ भी मिल जाए, मैग्नेट मिल जाए आपको, तो आप क्या करते हो, आयरन की हर चीज पे वो अटैच्ड होती है, उनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होता, लेकिन जब वो आयरन के पास जाती है, अगर छोटा ऑब्जेक्ट होता है तो उसके पास आ जाता है, नहीं तो मैग्नेट उसके पास चली जाती है, तो इट इज अ मैग्नेटिक फोर्स। फिर आती है आपकी इलेक्ट्रिकल फोर्स। ये फोर्स को समझने के लिए बेटा आप लोगों ने कई बार स्कूल्स में या घर में खेलते हुए किया होगा, जो स्केल होता है उसको अपने हेयर्स पे रब करो और उसके बाद अपने जो है अपने आसपास जो है छोटे छोटे जो है आपके पेपर के पीसेस के पास उस स्केल को लेकर जाओ, उस पे वो पीसेस चिपक जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। हमारे हेयर्स पे कुछ चार्ज होता है, जो चार्ज हमारे स्केल पर ट्रांसफर हो जाता है जब हम उसको रब करते हैं। जब वो चार्ज उधर आ जाता है तो वो अपने जो पेपर वगैरह होते हैं उस चार्ज की वजह से उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और वो जो पेपर्स होते हैं वो हमारे चार्ज स्केल के ऊपर चिपक जाते हैं, यानी कि आकर मिल जाती है। तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस क्लियर हो गया, कॉन्टेक्ट फोर्सेस क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं फोर्स की यूनिट क्या होती है। अगर हम किसी भी चीज की बात करते हैं, जैसे हम लेंथ की बात करें या फिर आपको डिस्टेंस की बात करूं, तो हर चीज आप मेजरमेंट करते हो इन यूनिट्स। तो ऐसे ही फोर्स की भी एक यूनिट होती है बेटा, जिसका नाम है किलोग्राम। ये जो किलोग्राम है ये हम नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड वे में बात करें कि हर जगह फोर्स को मेजर करने के लिए हमें पता है हर चीज को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड तरीका होता है जो हर जगह चलता है। तो ऐसा यूनिट यानी कि स्टैंडर्ड वे में जो है यूनिट होती है फोर्स की न्यूटन, जिसका सिंबल एन होता है। न्यूटन जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे इस यूनिट का नाम रखा गया न्यूटन। तो फोर्स जो है किसमें मेजर होती है, न्यूटन्स में मेजर होती है। 1 किलोमीटर फोर्स जो होती है वो 10 न्यूटन्स के इक्वल होती है, यानी कि अगर किलोग्राम की हम बात करें तो 1 किलोग्राम जो है हमारा 10 न्यूटन्स के इक्वल होता है। और अगर हम बात करें तो वैसे तो वो 9.8 होता है, लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए जिसपे आपको बोला हो कि बताओ न्यूटन्स में कितना होगा अगर किलोग्राम में इतना है, तो उसको कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए हम इसको 10 न्यूटन्स लेते हैं। वैसे 9.8 होता है। नाउ बेटा न्यूटन क्या है आपको पता चल गया, ये यूनिट है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 100 ग्राम ऑफ मास वर्टिकली इज कॉल्ड न्यूटन। यानी कि जब आप एक फोर्स लगा रहे हो एक चीज पे जो 100 ग्राम के मास की है, उसको आप न्यूटन कह रहे हो, तभी तो वो 10 आपका न्यूटन्स बन रहा है। ठीक है, नाउ वी विल अंडरस्टैंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है। मैग्नीट्यूड क्या होता है और डायरेक्शन क्या होती है। पहले हम मैग्नीट्यूड समझते हैं, देन विल वी अंडरस्टैंड की डायरेक्शंस क्या होती है। जो फोर्स होती है वो देखो ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। जैसे कि अगर मैं ये इरेजर की बात करूं, इस इरेजर को मुझे इस जगह से इस जगह पहुंचाना है, तो मैं थोड़ी सी फोर्स लगाया, मैंने पहुंच गया। लेकिन अगर यहीं पे एक हैवी आयरन का बॉक्स होता बड़ा सा, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह करने के लिए मुझे शायद बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती। तो यही कि किस अमाउंट में और किस स्ट्रेंथ के साथ मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, उसी को उसका मैग्नीट्यूड बोला जाता है, जो कि क्या होता है आपका क्वांटिटी में होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं मेरे को यहाँ से ये इरेजर यहाँ मूव करने के लिए 1 न्यूटन लगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। और सिमिलरली अगर मेरे पास एक पाउच है और मैं बोलूं इसको यहाँ से यहाँ करने के लिए मुझे 2 न्यूटन लगा, तो अगर मैं आपसे पूछूं मेरे को किसमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ी, तो आप बोल सकते हो कि मैम क्वांटिटी के हिसाब से इसमें 1 लग रहा है, इसमें 2, तो यानी कि ये हैवी होगा, इसको आपने 2 न्यूटन में वहां पे किया। ठीक है, तो इसी का मतलब क्वांटिटी का मतलब ही हमारा जो है मैग्नीट्यूड होता है कि किस रेंज में यानी कि किस क्वांटिटी में हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया। जो मैग्नीट्यूड होता है बेटा वो स्ट्रेट लाइन से शो होता है, यानी कि जितनी लंबी लाइन होगी उतनी ज्यादा आपने इस पे फोर्स लगाई है। जैसे कि अगर मैं फोर्स को दिखाने के लिए अगर एक स्ट्रेट लाइन डालूं तो आपको पता चल जाएगा कि इतना हमने इस पे, इतनी फोर्स हमने इस पे अप्लाई करी है। ठीक है, अब हम समझते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होती है बेटा वो एरो से शो होती है, इस टाइप के एरो से। ये जो है स्ट्रेट लाइन ये आपको बता रही है मैग्नीट्यूड, और ये एरो बता रहा है कि किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है। समझते हैं, देखो जैसे एक यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल्स लिए। पहला एग्जांपल, 0 से हमने किसी ऑब्जेक्ट पे जो है
फोर्स लगाना शुरू किया, 10 लगाया, फिर 20, 30 और इस डायरेक्शन में लगाया, ईस्ट की डायरेक्शन में। तो अब आप बोल सकते हो कि इस जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, कोई भी ऑब्जेक्ट था, उस पर 30 न्यूटन्स यानी कि मैग्नीट्यूड हो गया 30 और डायरेक्शन हो गई ईस्ट की तरफ, हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया। सिमिलरली यहाँ पे 0 था, अब मैंने इस साइड पे फोर्स लगाया वेस्ट की डायरेक्शन में, तो आप बोल सकते हो 400 न्यूटन फोर्स इस पे लगी है इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट, यानी कि मैग्नीट्यूड हो गया 400 न्यूटन और अगर डायरेक्शन पूछी जाए तो आपकी वेस्ट डायरेक्शन। अगले में देखो फोर्स इस वे में जाके इधर लग रही है, यानी कि पहले इधर गया, यानी कि ये जगह आपकी साउथ पड़ती है, साउथ में आ रहा है ना, और फिर वापस इधर चला गया, यानी कि फिर इस साइड तो ईस्ट में आ गया। तो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में इसमें फोर्स लग रही है और अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो आप बोलोगे 50 न्यूटन्स। समझ आया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताने का तरीका फोर्स की। नाउ हम लोग समझते हैं बेटा, 3 चीजें हमें समझनी है यहाँ पे, कैंसलेशन ऑफ फोर्स, एडिशन ऑफ फोर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ फोर्स। अब ये क्या होता है देखो, इनको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि आप हो और आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, आप दोनों के पास एक बॉक्स था, आपने जो है एक तरफ से जो है फोर्स लगाई 200 न्यूटन, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ 200 न्यूटन और डायरेक्शन इस वे में, ठीक है, आपके लेफ्ट साइड। सिमिलरली आपके फ्रेंड ने इस पे फोर्स लगाई 200 न्यूटन ही, उसका भी मैग्नीट्यूड सेम था और उसकी डायरेक्शन आपसे अपोजिट थी। अब जब इधर से भी 200 लग रहा है, इधर से भी 200 लग रहा है, तो क्या वो मूव होगा? नहीं होगा। फोर्सेस दोनों इक्वल हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों फोर्स कैंसल हो जाएगी, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव ही नहीं करेगा। और इस फोर्स को हम बैलेंस फोर्स भी बोलते हैं, जहां पे हमारी फोर्सेस क्या होंगी, अपोजिट होंगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, कैंसलेशन हो गया आपकी फोर्सेस का। सेकेंड हम समझे अगर एडिशन ऑफ फोर्स क्या होता है। देखो आप 2 फ्रेंड्स थे, पहले समझो आप थे, आपने एक बॉक्स को मूव करने की कोशिश करी, आपसे अकेले मूव ही नहीं हुआ क्योंकि उसको आपसे ज्यादा एनर्जी फोर्स चाहिए। तो आपके घर में एक आपका ब्रदर था, उसने कहा चल मैं भी फोर्स लगाता हूँ। 200 फोर्स आपने लगाई, 200 ही आपके ब्रदर ने लगाई, तो दोनों ने क्या किया, जितनी फोर्स इसको दी इससे ये मूव होने लग गया, यानी कि आप दोनों की फोर्स का एडिशन हो गया यहाँ पे। यानी कि अगर मैं यहाँ पे पूछूंगी टोटल फोर्स कितनी लगी, तो आपकी फोर्स प्लस आपके ब्रदर की फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स होगी F1 प्लस F2। क्लियर है। नेक्स्ट हम समझते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, जैसे कैंसलेशन में कैंसिल हुई, एडिशन में एड ऑन हुई, सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस होगी। अब क्या हुआ, आप एक बॉक्स पे जो है फोर्स अप्लाई कर रहे थे 200 की, अपोजिट डायरेक्शन में आपका एक फ्रेंड था जो उस पे आपसे ज्यादा फोर्स लगा था। ऐसे आप पंजा लगाते हो तो क्या करते हो, अगर एक बच्चा उस पे ज्यादा फोर्स अप्लाई कर देता है तो वो जो है जीत जाता है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फ्रेंड ज्यादा फोर्स लगा रहा है वो इस बॉक्स को उसकी तरफ कर देगा। तो यहाँ पे अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स पूछूं कि यहाँ पे कितनी फोर्स लगी, तो देखो जो इसकी 200 है इसकी भी 200 है, इसकी 100 एक्स्ट्रा हो गई। जो एक्स्ट्रा फोर्स हुई वो ही तो रिजल्टेंट हुई ना, कि उसकी वजह से ही ये बॉक्स जो है यहाँ से मूव हुआ, क्योंकि जो 200 हुई वो तो एक दूसरे में इक्वल हो गई, बट इसने 100 एक्स्ट्रा लगाई जिससे कि मेरा जो बॉक्स था वो दूसरी साइड को मूव हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं रिजल्टेंट फोर्स पूछूंगी तो आप क्या बोलोगे कि रिजल्टेंट फोर्स जो है सब्ट्रैक्शन ऑफ फोर्स हो गया, ज्यादा में से कम माइनस करके जो आंसर आया वो इसकी रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगी। आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ आपका जो टॉपिक है बेटा फोर्स का यहाँ पे फिनिश होता है। नाउ वी विल डूइंग अ नेक्स्ट टॉपिक जो कि है प्रेशर। ठीक है, अब प्रेशर क्या होता है, देखो फोर्स और प्रेशर में जो है कोई ना कोई रिलेशन होगा, बिकॉज आप लोग समझते हो जब भी आप प्रेशर की बात करते हो तो आप यही बोलते हो किसी भी चीज पे हम प्रेशर लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। बट डिफरेंस क्या है, प्रेशर होता है जब आप किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हो बट एक पर्टिकुलर एरिया में, यानी कि एक यूनिट एरिया में लगा रहे हो जो फोर्स, उसको हम प्रेशर बोलते हैं। यही इसकी डेफिनेशन है, द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है,
जैसे कि आपने क्या किया था, पहले आप एक नेल था यानी कि एक आपके पास कील थी, उसको आप वॉल में ठोक रहे थे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हैमर। अब आपने क्या किया, जो आपकी नेल है वो बहुत पॉइंटेड है, पतली है। जब वो पतली है यानी कि उसको जब आपने लगाया एक पर्टिकुलर एरिया में लगाया, इस पे फोर्स तो लग ही रहा है, प्लस इसमें जो नीचे टिप है वो प्रेशर भी बना रही है, जिसकी वजह से वो अंदर घुसती जा रही है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एक और बात करूं आपसे कि प्रेशर को आप कैसे समझ सकते हो, तो देखो आप क्या करो, आपने क्या किया, आपने क्या, हाँ चलो एक आपने एग्जाम्पल इसका ये समझ लेते हैं हम लोग। जैसे कि आपने क्या किया, आपने एक पेन लिया, ठीक है, जिसकी टिप जो थी बहुत ज्यादा शार्प थी, उसको आपने अपने हैंड में ऐसे मारना शुरू कर दिया। लेकिन जहां पे आप उस पेन को लगा रहे हो, जैसे अगर मैं ये पेंसिल को यहाँ पे लगा रही हूँ, तो मुझे इस पर्टिकुलर एरिया पे ही जो है पेन हुआ, बाकी हैंड में नहीं हुआ, बिकॉज ये जो टिप है इन दोनों के बीच में कांटेक्ट हो रहा है और एक फिक्स पर्टिकुलर पॉइंट पे ही जो है प्रेशर अप्लाई कर रही है, जिसकी वजह से मुझे पेन फील हो रहा है, तो इसी को हम प्रेशर बोलते हैं। इसका कंक्लूजन अगर हम देखें, इसका फॉर्मूला होता है प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर आपको फोर्स दिया हो, एरिया दिया हो, तो आप प्रेशर को फाइंड कर सकते हो। अब कंक्लूजन देखो, लेसर द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट मोर प्रेशर एक्सर्टेड। अगर एरिया आपका कम होगा तो आपको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपकी नेल आपने लगा रहे हो, बिल्कुल एरिया अगर इसका बहुत ज्यादा लेस होगा तो आप ज्यादा से ज्यादा अमाउंट का प्रेशर वहां पे एक्सर्ट करोगे। मोर द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, ज्यादा एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाएगा तो वहां पे क्या होगा, लेस प्रेशर आपको लगाना पड़ेगा। अगला है मोर द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी द मोर प्रेशर विल एक्सर्ट। और अगर जो है फोर्स ज्यादा होगी तो आपको प्रेशर भी ज्यादा से ज्यादा ही लगाना पड़ेगा। अब हम जैसे हमने फोर्स की यूनिट समझी थी, ऐसे ही हमारी प्रेशर की यूनिट होती है। प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो ये कैसे आया, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया को हम मीटर स्क्वायर में लेते हैं, तो ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम पास्कल भी बोलते हैं। पास्कल इज ऑल्सो अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट जो कि काफी फेमस थे, उन्हीं के नेम पर जो है हमने इस यूनिट का नाम मेंशन किया है। अब हमें दो चीजें और समझनी है कि प्रेशर जो है हमारे लिक्विड चीजें भी दिखाती है और गैसेस चीजें भी दिखाती है। अब लिक्विड कैसे प्रेशर दिखाता है, आप देखो हमारे यहाँ पे जो है क्या होता है, हमारे यहाँ पे जो है बांध टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं, बिकॉज पानी जो है वो अपना कोई ना कोई प्रेशर दिखाता है। एक चीज समझो, ये जो है काफी आपके यूजफुल रहेगी, हिल, लैंड और सी। हिल पे एक इंसान है, एक लैंड पे और एक सी पे है। यहाँ पे सूरज से जो है इनको अपना प्रेशर मिल रहा है। सूरज जो हिल वाले पे प्रेशर लगा रहा है वो कम है, लैंड वाले पे मीडियम है और सी वाले में बहुत ज्यादा है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, जैसे आप टॉप पे बढ़ते जाओगे प्रेशर की क्वांटिटी उतनी ज्यादा कम होती जाएगी, जिसकी वजह से ही हिल एरियाज में काफी लोगों को जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। बिकॉज वहां पे क्या हो जाता है, कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन जो है बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उनका सांस फूलने लगता है और वो जो है बेसिकली ऊपर जो है ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन वगैरह को अपने साथ कैरी करके रखते हैं। सिमिलरली नीचे प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी वो अपने साथ जो है कैरी करके, जो हमारे ये सी में जाते हैं वो जो है अपने साथ ऑक्सीजन कैरी करते हैं। अब देखिए ये कैसे कैसे आप बता सकते हो प्रेशर लिक्विड दिखाता है। प्रेशर इंक्रीज इन लिक्विड विद इंक्रीज इन डेप्थ। हमने ये भी समझा कि जितनी हाइट नीचे जाता जाएगा उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा। बॉडी कम्स फ्लोटिंग अप टू सरफेस ऑफ रिवर, सी एक्सेट्रा। अब ये जो बॉडी है ये आपकी डेड बॉडीज है। आपने सुना होगा, देखा भी होगा, जो अगर हमारी डेड बॉडीज होती है वो पानी में ऊपर फ्लोट करने लगती है। ऐसा क्यों होता है, कई बच्चे सोचते होंगे मैम उसमें पानी भर जाता है इसलिए, लेकिन अगर पानी भर जाता है तो वो बॉडीज तो हैवी हो जानी चाहिए, फिर तो वो नीचे सिंक कर जानी चाहिए। बट वो फ्लोट क्यों करती है बेटा, वो फ्लोट इसलिए करती है बिकॉज हमारी बॉडी में जब ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है तो जो दूसरी गैस होती है, मोस्टली नाइट्रोजन,
वो जो है ऑक्सीजन की जगह पे फिल होने लग जाती है, और जब वो फिल होने लगती है तो वो हमारी नर्व्स में भी फिल हो जाती है, हमारी नसों में भी फिल हो जाती है। जब वो नसों में फिल हो जाती है उसकी वजह से हमारी बॉडी फूलने लगती है, और अगर एक टाइम ऐसा भी आता है कि ये इतनी ज्यादा जो है बॉडी को फुला देती है कि हमारी बॉडी बर्स्ट हो जाती है। इसी वजह से हमारी जो बॉडीज होती है या फिर कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है वो आफ्टर डेथ जो है ऊपर पानी में फ्लो करने लगती है। उसके बाद है द हॉल ऑफ सबमरीन आर स्पेशली स्ट्रेंथन, यानी कि जो आपकी सबमरीन्स होती है, आपने सुना होगा सबमरीन्स वाटर में अंडर वाटर जाती है, जो बहुत ज्यादा डीप में चली जाती है तो वहां पे क्या होता है, जो प्रेशर होता है बहुत ज्यादा सबमरीन पे पड़ता है। इसकी वजह से जो सबमरीन के जो होल्स वाला पार्ट होता है, जो कि जहाँ पे प्रेशर ज्यादा एग्जर्ट होता है, वहां पे जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाता है कि पानी का जो प्रेशर सबमरीन में लग रहा है उसकी वजह से ऐसा ना हो कि सबमरीन जो है डिस्ट्रॉय हो जाए या फिर जरा सा भी होल हो जाए तो सारा पानी सबमरीन के अंदर ही आ जाए। वॉल ऑफ डैम आर स्पेशली थिकन एट द बेस, यानी कि जो डैम्स होते हैं, ठीक है, उसमें भी पानी जो है बहुत ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करता है। तो हम क्या करते हैं, जो बांध वगैरह बनाते हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ताकि पानी का प्रेशर इतना ज्यादा जितना भी ज्यादा हो जाए बांध उसको सहन कर पाए और उसके से बाउंड्री से बाहर ना आए। तो ये हमें लिक्विड पता चल गया प्रेशर एग्जर्ट करता है। नाउ गैसेस, गैसेस कैसे प्रेशर एग्जर्ट करती है? जो गैसेस होती है वो प्रेशर एग्जर्ट करती है, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोलते हैं, बिकॉज वो गैसेस की वजह से होता है। ये आप कैसे पता लगा सकते हो? आप जो है सबसे मेन एग्जांपल है इसका बैलून। आप क्या करो, एक बैलून लो, उसमें हवा डालना शुरू करो, फुलाना शुरू करो। जब आप उसको फुलाते हो तो क्या होता है, उसकी जो है शेप चेंज हो जाती है और गैस के अंदर इतना प्रेशर होता है कि उसकी वजह से वो फूलना स्टार्ट हो जाता है। इट मीन्स जो आपकी एयर है यानी कि जो गैस है वो भी आपका प्रेशर एग्जर्ट करती है। प्लस इंजेक्शन, इंजेक्शन क्या होता है, अगर आपने कभी देखा हो सिरिंज, आपने कभी इंजेक्शन लगवाया हो तो डॉक्टर पहले क्या करता है, जो इंजेक्शन होता है उसको खाली करता है, पहले उसको प्रेस करके जो है उसको खाली करता है, देन उसमें जब भरने लगता है तो उसमें सिरिंज डालता है और उसको फिर अपवर्ड साइड को खींचने लगता है कि प्रेशर जो है हमारा बाहर की तरफ लगता है और उसमें जो है वो भरती जाती है। यानी कि गैस में कितना प्रेशर है जो कि वो जो है जो वो उस पर एग्जर्ट करती है। स्ट्रॉ पाइप, जैसे कि आप पाइप के थ्रू फ्रूटी कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो है पीते हो, उसमें भी आप क्या करते हो, प्रेशर एग्जर्ट करते हो, यानी कि प्रेशर लगाते हो एयर की तरफ से, और उसकी वजह से आपके माउथ में जो है वाटर या फिर कोई भी जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो आपके माउथ में आ जाती है। तो दिस इज अबाउट द प्रेशर एंड आई होप आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा। सो अच्छे से कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।